दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू। नाज़रीन आदाब, आईने हिंद से मुतालिक इस खुसूसी प्रोग्राम यानी इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। मैं आपका मेज़बान अतहर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है खौफनाक हादसे यानी एक्सीडेंट्स। नाज़रीन, एक ज़माना था जब मोटर कार वजूद में नहीं थी और साथ ही वजूद में नहीं थे सड़क हादसात, लेकिन साइंस की तरक्की के साथ साथ न सिर्फ वजूद में आए ट्रक, बस, कार, बल्कि ट्रेन वजूद में आई और इन तमाम तर चीज़ों के वजूद में आने के साथ साथ वजूद में आए हादसात, खौफनाक हादसात। तो नाज़रीन, इन हादसात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ानून क्या कहता है, किस तरह मुआवज़ा हम हासिल कर सकते हैं, किस तरह से इंश्योरेंस का क्लेम हम हासिल कर सकते हैं, किस तरह कसूरवार को हम सज़ा दिला सकते हैं, हमारा क़ानून क्या कहता है, हमारा हक़ क्या है। आइए नाज़रीन देखते हैं तफसील से। मोटर व्हीकल एक्ट में मोटर हादसा होने पर मुतासिर अफराद को मुआवजा देने का निज़ाम है। इस कानून के तहत मोटर हादसे के मामलों में मुतासिर अफराद का मुआवजा तय करने के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का इंतज़ाम किया गया है। ये ट्रिब्यूनल कानून में तय मानकों के मुताबिक हादसे में मुतासिर शख्स का मुआवजा तय करती है। मेरा नाम आलमगीर है। मैं रहने वाला यूपी सिद्धार्थ नगर का, वकील रहायश है मेरी, कहना है जाकिर नगर। मेरा 2008 में एक्सीडेंट हुआ था, इलाज चल रहा है अभी। मैं आ रहा था बाइक से, पीछे से बस वाले ने मार दिया। 2008 31 अगस्त दिन में करीब 3 बजे का टाइम था। मैं ट्रामा में एडमिट था, करीब 2 महीना करीब था वहाँ पे। मेरा बहुत ये टांगें फट गई थी। इंश्योरेंस का मेरा केस है, पहले चल रहा था यहाँ पे साकेत कोर्ट में। वहाँ से क्या नाम वो क्या नाम कम मिल रहा था, इस पर यहाँ अपील किया हूँ मैं अभी। मोटर व्हीकल एक्ट में कहा गया है कि सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस वगैरह का इंश्योरेंस लाजमी है। कोई भी गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के सड़क पर नहीं चल सकती। हादसा होने की हालत में इंश्योरेंस कंपनी पर मुतासिर अफराद को मुआवजा दिलाने की जिम्मेदारी होती है। अगर कानून के मुताबिक कोई हादसा होने पर मुआवजा नहीं देती तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई भी की जा सकती है और उसे सजा का हकदार भी बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह हादसात होने पर हमें मुआवजा हासिल करना होता है, किस तरह हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कानून की रोशनी में और किस तरह से कसूरवार को हम सज़ा दिला पाने में कामयाब होते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, हमने तफसील से जाना। नाज़रीन, हादसे का शिकार होने वाले शख्स को न सिर्फ जिस्मानी चोट का सामना करना पड़ता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, बल्कि ज़हनी तौर पर भी वो शदीद तौर पर मुतासिर होता है। और इस सिलसिले में कई सारे कानून हैं जो कि तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हुए नुकसान का मुआवजा दिलाते हैं, क्लेम दिलाते हैं। कई सारे कानून हैं जो कि कसूरवार को सज़ा भी दिलाते हैं। नाज़रीन, सड़क हादसे से मुतालिक और क्या हैं कानून, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, इस पर और तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि अब हमारे रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी बात कर रहे हैं माहिर कानून सना अंसारी साहिबा से गुफ्तगू के तहत। आइए देखते हैं। नाज़रीन, तो आज हम बात कर रहे हैं खौफनाक हादसे की। और हमारे साथ इस वक्त खौफनाक हादसे पर बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट सना अंसारी। सना अंसारी साहिबा, आपका खैर मकदम है। और मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि अगर सड़क हादसा हो जाता है तो सबसे पहले किस तरीके के इक़दाम हमें करने चाहिए और इसके लिए क्या कानून है? यहाँ पर अलग से ट्रिब्यूनल्स हैं
जिसमें आप क्लेम फाइल कर सकते हो। एक्सीडेंट हो जाए, जब एक्सीडेंट होता है सबसे पहले आपको 100 नंबर पे कॉल करनी चाहिए। वहाँ से पुलिस आती है, वो स्टेटमेंट बनाती है और जो भी इंजर्ड होते हैं उन्हें हॉस्पिटल्स लेके जाती है। हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद अब आईओ की ड्यूटी होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कि वो क्लेम फाइल करे ट्रिब्यूनल्स में। यहाँ पे अलग से ट्रिब्यूनल है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जिसमें जब भी एक्सीडेंट होता है जितने भी क्लेम्स होते हैं वो वहाँ पे फाइल होते हैं। पहले 2010 से पहले आपको खुद फाइल करना पड़ता था, अब हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है कि जो आईओ है वो वहाँ पे स्टेटमेंट फाइल करेगा, क्लेम स्टेटमेंट। आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर 100 नंबर पे अगर कॉल नहीं की जाती, लोग ऐसे ही एफआईआर कराना चाहते हैं तो जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं होती, मुश्किलात पैदा होती हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑनलाइन आप एफआईआर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसमें पुलिस की फिर ड्यूटी हो जाती है कि वो एफआईआर उसमें रजिस्टर्ड करे। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है जिसमें आप ऑनलाइन जाके अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसका प्रोसेस ये है, वहाँ पे एक कॉलम होता है लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लेंट्स का, वहाँ पे आप जाइए और अपनी कंप्लेंट फाइल करें, उसके बाद वो रजिस्टर्ड करेंगे। हादसे में अक्सर देखा जाता है कि मौत भी हो जाती है या सिर्फ इंजर्ड हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, तो इसके लिए क्या अलग अलग तरीक़े हैं? सबसे पहले पुलिस को चाहिए कि वो हॉस्पिटल लेके जाए, वहाँ पे वो देखते हैं कि कैसा है। इंजर्ड होता है तो उसको फर्स्ट एड दी जाती है, अगर डेथ हो जाती है तो उसकी एमएलसी बनवा के फिर पुलिस क्लेम पटिशन फाइल करती है। सना साहिबा, एमएलसी की बात हम लोग कर रहे हैं तो आम लोग नहीं जानते कि इसकी अहमियत क्या है, ख़ास तौर से जब अदालत में मामला पहुंच जाता है। तो आप एक वकील हैं, आप बताएं कि एमएलसी कितनी अहमियत होती है और इसको बनवाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एमएलसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्लेम पटिशन के लिए, क्योंकि एमएलसी में आपकी एज दी जाती है कि मरने वाले की एज क्या थी। तो जब क्लेम पटिशन फाइल करते हैं उसमें कैलकुलेशन देते हैं कि इतनी इसकी एज थी और इसकी फैमिली की एज ऑन एन एवरेज इतनी रही है, तो उसकी बेसिस पे क्लेम डाला जाता है, जिसको क्लेम फिर जाके ट्रिब्यूनल अवार्ड करती है आखिर में। तो एमएलसी की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है क्योंकि उसी में हमें पता चलता है कि इसकी जो डेथ हुई वो एक्सीडेंट की वजह से हुई, कहाँ कहाँ चोटें लगी, क्या टाइमिंग थे, एज उसकी क्या थी मरने वाले की, और वो कब तक ज़िंदा रह सकता था, उस जो उसकी फैमिली की ऑन एन एवरेज एज होती है, उसकी बेसिस पे क्लेम पटिशन बनती है जिसमें अवार्ड होता है क्लेम अमाउंट। सना साहिबा, अभी हम लोग रोड हादसे की बात कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि ट्रेन में हादसा हो गया जैसे, तो इसके लिए क्या कानून है और हमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए ताकि हमें जो हमारा हक़ है वो मिल सके? उसकी भी अलग से ट्रिब्यूनल है। किसी की रेल हादसे में मौत हो जाती है तो उसके पास उसका टिकट होना ज़रूरी है। उसी से वो बताता है कि हाँ मैं रेल में सफ़र कर रहा था या वो शख्स रेल में सफ़र कर रहा था। उसी की बेसिस पे आप क्लेम फाइल करते हैं रेलवे ट्रिब्यूनल में। सना साहिबा, लोगों को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, बेदार कर सकते हैं कि वो हादसों से बचें? लोगों को सबसे पहले जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए। अगर रेड लाइट है उसे फॉलो करें, अगर गाड़ी को रुकना है तो वो रोकें। इससे हम काफ़ी हद तक हादसों को रोक सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि गाड़ियों पे काले शीशे ना लगाएं, जो पन्नी लगा देते हैं शीशों पे वो ना लगाएं। तो लोगों को चाहिए उसे फॉलो करें। ये ना सिर्फ हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरे के लिए भी है। जितनी सेफ्टी हम रूल्स को फॉलो करके अपने लिए ले सकते हैं उतनी ही दूसरे के लिए भी है। सो हमें सारे रूल्स को फॉलो करने चाहिए। अगर जब भी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें फ़ौरन 100 नंबर पे कॉल करनी चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए, और अगर पुलिस को आने में देर लग रही है तो लोगों को आपस में ही मदद करके उसे जितने भी नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, वहाँ पे लेके जाना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो कैसे वो कानूनी मदद ले सकते हैं, कैसे अदालत तक अपने मामले को ले जाने के लिए किसी से मदद लेनी चाहिए? आप देखेंगे अब सारी कोर्ट्स में, दिल्ली हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, पटियाला हाउस, सब में लीगल एड्स सर्विसेज खुली हुई हैं। अगर कोई शख्स कोर्ट का खर्चा नहीं उठा सकता तो उसके लिए लीगल सर्विसेज खुली हुई हैं। वो वहाँ पे जाए, अपनी प्रॉब्लम को बयान करे, उसके हिसाब से वहाँ पे फ्री में लॉयर्स दे दिए जाते हैं
जो उसका सारा काम करते हैं फ्री में। अभी रिसेंटली फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस पास की हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी भी इंजर्ड को लेने से मना नहीं कर सकते। पहले पुलिस वाले सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके जाते थे, लेकिन अब ये है कि कोई भी अगर नियर बाय आपका प्राइवेट नर्सिंग होम है आप उसमें भी ले जा सकते हैं और उन्हें फ़र्स्ट एड देनी पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकते। तो चाहिए अगर पुलिस को आने में देर लग रही है तो लोग उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाएं या जो भी नियर बाय हॉस्पिटल है वो उसमें लेके जाएं, ताकि एटलीस्ट उसे फ़र्स्ट एड मिल जाए और उसकी जान बचाई जा सके। सना अंसारी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सवालों के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। और नाजरीन, हमें उम्मीद है कि सना साहिबा ने जो जवाबात दिए उससे आप मुस्तकबिल में मुस्तफ़ीज़ होंगे और जब भी कभी आप खौफनाक हादसे में मुब्तला होंगे तो आप कानूनी मदद अच्छे तरीके से ले सकेंगे। फौजी सईद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। खौफनाक हादसे के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हादसे के बाद किसी भी मुतासरा शख्स को क्या कानूनी इक़दामात करने चाहिए और क्या कानूनी इक़दामात हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है फौजी साहब की हादसे के बाद जो मुआवजे की कार्रवाई होती है या दूसरी चीज़ें होती हैं उन पर अमल नहीं हो पाता, तो ऐसी सूरत में मुतासरा शख्स को क्या करना चाहिए? ये कोई भी सड़क पे हादसा होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया है अगर, तो सबसे पहले जिसको चोट लगी वो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको सबसे पहले पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। 100 नंबर पे फ़ोन करके या आसपास कोई पीसीआर वैन खड़ी है उसको इत्तला दें, जो आके उसको सबसे पहले फ़र्स्ट एड देगी, उसको हॉस्पिटल ले जाएगी और अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई हादसा हो जाता है तो मुतासरा उसकी रिपोर्ट तो करता है, लेकिन जो ड्यूटीज़ होती हैं इंतज़ामिया की वो पूरी नहीं करती हैं। तो ऐसी सूरत में मुतासरा शख्स को क्या करना चाहिए? अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस वाले नहीं करते हैं तो हम उनके हायर ऑफिसर्स को, एसीपी, डीसीपी या कमिश्नर को कंप्लेंट कर सकते हैं उसकी, क्योंकि जो हमने इनिशियल कंप्लेंट करी होती हैं पहले उसकी रिकॉर्ड होता है उसका पूरा, उसके साथ लगा के उसको फर्दर कंप्लेंट कर सकते हैं। और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए फिर हम कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके बाद फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है। फौजी साहब, हादसे कितने किस्म के होते हैं और इनकी कानूनी शक्ल क्या बनती है? ये हादसे तो बहुत तरह के होते हैं। एक्सीडेंट के हादसे हो गए, मर्डर के हो गए, चोट पहुंचाने के, जिस्मानी चोट के हो गए, चोरी डकैती, बहुत तरह के हैं। तो कोई डिफाइन एन नंबर्स ऑफ आप कह सकते हैं हादसे हैं। जी, अगर किसी के हादसे में मौत हो जाती है और इसके बाद कोई उनके घर का मामला दर्ज कराता है तो ये मौत में क्या सूरत बनती है कानूनी एतबार से? किसी एक्सीडेंट से अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो इसके लिए 2 धाराएं लगती हैं, 279 और 304A। 279 होती है गलफत लापरवाही से गाड़ी चलाने की और 304A का मतलब होता है आईपीसी कि इस गलफत लापरवाही से किसी इंसान की जान का नुकसान हुआ है। उसके घर के जो लोग हैं वो उसमें कि मुकदमा दर्ज हो जाता है, आदमी का हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होता है, वो सारे कागज़ लेके अपने मरने वाले के लीगल एज, बीवी, बच्चे, माँ बाप की तरफ से एमएससीटी का क्लेम दाखिल कर सकते हैं। जिस इलाके में हुआ है, हर इलाके में एमएससीटी कोर्टें बनी हुई हैं, जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ उनकी रिहाइश है, उन अपने आसानी के हिसाब से वो वहाँ पे क्लेम डाल सकते हैं, जो कि वहाँ से इनको जो मरने वाला है उसकी उम्र और उसकी कमाई के हिसाब से इनको क्लेम दिया जाएगा। मैं रेल हादसे की बात करूंगा कि अगर रेल हादसा हो जाता है और उसमें काफ़ी लोग मर जाते हैं तो उनको मुआवजा देने की फौजी साहब क्या सूरत होती है? क्या कोई मुकदमा दर्ज होता है? रेल मुआवजे के अंदर और सड़क एक्सीडेंट में जो हादसे होते हैं दोनों में थोड़ा फ़र्क है। सड़क हादसे में जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें मुआवजा आराम से मिल जाता है, लेकिन जो रेल हादसे होते हैं उसके अंदर कई चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं जो प्रूफ करनी पड़ती हैं। कि एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, हमें साबित करना पड़ता है जिसको चोट लगी है या मरा है कि वो वहाँ पे पैसेंजर था। और रेल हादसे जो हैं वो एक फ़िक्स अमाउंट है, 4 लाख रुपए आज की डेट में है। और मोटर एक्सीडेंट के कहे हैं कि कोई फिक्स नहीं है, ये 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कितना भी हो सकता है। इनकी रेलवे कोर्ट्स अलग बनी हुई हैं, वहाँ पे इसका मुकदमा डाला जाता है, वहाँ से इसका क्लेम मिलता है। और जो रोड हादसे होते हैं इसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बनी हुई हैं, वो रेलवे कोर्ट्स कहलाती हैं, ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कहलाती हैं। यहाँ दोनों जगह हम अलग अलग चीज़ों में मुकदमे डाल के अपने मुआवजे ले सकते हैं। अच्छा, आपके सामने कोई ऐसा तजर्बा हुआ है कि जो इसमें चेंजेस भी आए हो इस तरीके के क़वानीन में, ताकि लोगों को सही इंसाफ मिल सके? और आज से मैं 15 साल से वकालत में हूँ, आज से 10-12 साल पहले
जो ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम की कोर्ट्स थी, यहाँ पे 8-8 महीने 9-9 महीने की तारीख लगा करती थी, 12-12 साल मुकदमे चला करते थे। इतना बदलाव आया है आज के दिन में, ये डेट में ये मुकदमे 6 महीने पे लड़के डिसाइड हो जाते हैं, 6 महीने 8 महीने में। और हाई कोर्ट की रूलिंग्स भी आई हुई हैं इसके पीछे कि 120 दिन में इसको मुकदमे को डिसाइड करो, और काफ़ी हद तक वो फॉलो हो रही हैं। 120 दिन में तो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जल्दी, पहले के मुकाबले मैं कहूँगा 10 टाइम जल्दी डिसाइड हो रहे हैं मुकदमे। अभी बहुत बड़ा चेंज आया है इन केसों के लिए। फौजी साहब, आपने अभी एमएलसी की बात की, जाहिर है कि बहुत अहम चीज़ है, तो हम अवामी सतह पर जानना चाहेंगे कि एमएलसी क्या चीज़ है और इसकी कानूनी शक्ल क्या बनती है और अदालत में इसकी क्या अहमियत है। कहीं पे भी जब किसी को चोट लगती है और पुलिस का मुकदमा दर्ज होता है तो वहाँ पे एमएलसी बनती है, मेडिकल लीगल केस, या एमएलआर कहलाता है, मेडिकल लीगल रिकॉर्ड। इसका मतलब ये होता है ये उसी इंसान की है जिसके लिए एफआईआर या पुलिस में कोई मुकदमा गया है। एक जनरल पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसकी एमएलसी या एमएलआर नहीं बनती है। जो एक्सीडेंट में या किसी और हालात में किसी को चोट लगी है हादसे में और उसकी पुलिस में कंप्लेंट गई है और मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वहाँ पे एमएलसी और एमएलआर रिकॉर्ड किए जाते हैं। फौजी सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी ढेर सारी मालूमात दी और हादसे के बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए इसके बारे में बताया। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको फौजी साहब का जवाब पसंद आया होगा और आप हादसे के बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए उससे बेदार हुए होंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम और ये जवाबात आपको पसंद आए होंगे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू के तहत हमने माहिर क़ानून से जाना कि हादसात के सिलसिले में क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ हमें हासिल हो सकते हैं, क़ानून हमारी किस तरह से मदद कर सकता है और किस तरह से हम मुआवज़ा हासिल कर सकते हैं, क्लेम हासिल कर सकते हैं और मुजरिम को सज़ा दिला सकते हैं। नाज़रीन, हमने ये भी जाना कि एमएलसी की क्या कानूनी हैसियत होती है, किस तरह उसका इस्तेमाल होता है, किस तरह उसको तैयार किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ हमने ट्रेन के टिकट की अहमियत भी जानी कि हादसा होने के बाद उसकी अहमियत क्या होती है क्लेम हासिल करने में। नाज़रीन, अभी भी कई सारे सवालात हैं जो हमारे जहन में सरगोशी कर रहे हैं और उनका जवाब हम भी हासिल करेंगे। साथ ही साथ कानून के वो तालिबे इल्म भी कई सारे सवालात लिए मौजूद हैं जिनके जवाब देंगे माहिर कानून हमारे अगले सेगमेंट रूबरू में। आइए देखते हैं। मेरा नाम नौफ खान है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि पहले के मुकाबले अब तरह तरह के हादसों का गुंजाइश बढ़ चुकी है, तो जो कानून है क्या उससे इंसाफ मिल जाता है? कोर्ट तो हैं इसीलिए कि इंसाफ दिलाने के लिए, और वो कोशिश भी करते हैं इसके लिए काफ़ी हद तक। जहाँ तक इंसाफ मिलने का ताल्लुक़ है तो उसमें जो कोर्ट जो मदद कर सकता है, अगर किसी के साथ दिक्कत है तो उसको वकील मुहैया करा सकते हैं, या इसके अलावा बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है तो वो अवेयरनेस भी मुख्तलिफ़ अखबारात और मीडिया के ज़रिए आम लोगों को दी जाती है ताकि वो अपने हुकूक़ को, अपने राइट्स को हासिल कर सकें। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं 5th ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का। और मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है और उसमें जो ज़ख्मी शख्स को जब अस्पताल में ले जाया जाता है तो अस्पताल जनरली ये कह के रेफ्यूज़ कर देते हैं कि उसको पहले या तो पुलिस स्टेशन में उसकी FIR करवाई जाए या ये कह देते हैं कि इसको दूसरे अस्पताल में ले जाया जाए। और इसी बीच में अगर उस ज़ख्मी शख्स की जो है जान चली जाती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी और उस अस्पताल के अगेंस्ट क्या क्या कानूनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? देखिए, अभी दिल्ली में जिस तरह के हादसात हुए हैं उसके बाद कोर्ट्स भी बहुत सेंसिटिव हुए हैं। कोर्ट्स ने सो मोटो भी केसेस को लिया है और ये डायरेक्शंस पास की गई हैं। अब ना तो पुलिस वालों के पास ये एक्सक्यूज़ है कि किसका जुरिस्डिक्शन है, किसका एरिया है, किसका एरिया नहीं है, और सरकारी अस्पताल के बजाय जो नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई प्राइवेट नर्सिंग होम है, वो आपको फ़र्स्ट एड देने से रिफ्यूज़ नहीं करेगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस के अंदर आप किसी भी अस्पताल में अब जा सकते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है हमारे यहाँ, हमारे सिस्टम में। और ये जो आपका सवाल था, इस नई डायरेक्शन के तनाजुर में इस सवाल का मुकम्मल जवाब है। अब आप जाएं, आपको फ़र्स्ट एड मिलेगा, और वो हॉस्पिटल अगर उस बात से डिनाई करता है और उस केस के अंदर अगर विक्टिम की मौत हो जाती है तो उसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदारी
उस अस्पताल की, उस नर्सिंग होम की बनती है जिसने आपके केस को लेने से मना किया था, और MLC करने की जिम्मेदारी भी उसी अस्पताल की है। और अगर वो क्रिटिकल ट्रॉमा में है, क्रिटिकल उसको चोटें आई हैं, तो फर्स्ट एड के बाद फ़ौरन ही उसको रेफ़र किया जाएगा किसी बड़े अस्पताल की तरफ। जैसा कि ये आपके प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, मकसद है, वो ये कि पब्लिक अवेयरनेस पैदा करना। आपका ये सवाल मैं समझता हूँ पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पहले ऐसा होता था जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता था और उसको कोई हॉस्पिटल ले जाता था तो आम तौर पे जो शख्स लेकर जाता था वो उसको भी पुलिस अरेस्ट करती थी, पूछताछ करती थी और उसके दायरे में लाती थी, और वो शख्स बहुत ज़्यादा अरेस्ट होता था। और इसलिए बहुत सारे लोग एक्सीडेंट होने के देखने के बावजूद सड़कों के ऊपर, और वो चाहते हुए भी वो विक्टिम को नहीं ले जाते थे अस्पताल। और ये अभी भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो कि प्रैक्टिकली होता था। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई थी परमानंद कटारा के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि जो शख्स अगर किसी की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करता है, मदद करता है और किसी को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो उससे पूछताछ और उसको कोई पार्टी नहीं बनाया जाएगा, वो शख्स ले जा सकता है। और ये अभी भी लेकिन लोगों के जहन में ये है, और एक्सीडेंट जिसका होता है नहीं ले जाते। ये मैं समझता हूँ लोगों की इस मिथ को ख़त्म करना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके लिए जो ये चेंज आया है उसके लिए लगातार एक एडवर्टाइज और अवेयरनेस भी पैदा की जा रही है कि इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि जो शख्स लेकर जाता है उसको पार्टी नहीं बनाया जाएगा। इससे पहले जो ये था, जो उसका हरेसमेंट होता था, इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते थे, बहुत सारे लोगों की मौत भी वाकई हुई है इसमें। नाजरीन, रूबरू में अभी हमने देखा कि किस तरह से माहिर कानून हमें तफसील से बता रहे थे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, इसकी बारीकियों के बारे में, और किस तरह से हादसा होने पर हम अपने कानूनी हक़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुआवजा हासिल कर सकते हैं, और किस तरह से हम फैज़ उठा सकते हैं। तो नाजरीन, इंसाफ का दरवाज़ा के आज के शुमारे में हमने जाना कि सड़क हादसात होने पर, या फिर ट्रेन से हादसा होने पर, या फिर किसी और किस्म का हादसा होने पर हम किस तरह से क्लेम हासिल कर सकते हैं, किस तरह से अपने कानूनी हक़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, आइंदा शुमारे में एक नए मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फ़िलहाल अतर को इजाज़त दें।